फिर इधर हम करेंगे रिवाइज फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी जो है मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, राइट। अब प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो खुद से हो या एजेंट हो। तो सिंपल सी बात है कि इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अब इंडिया में है तो या तो वो खुद से होगा या तो एजेंट से होगा। अब तो प्लेस ऑफ बिजनेस इटसेल्फ हो या एजेंट हो, फिजिकल मोड में हो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अब प्लेस ऑफ बिजनेस इटसेल्फ हो, एजेंट हो, ठीक है। फिर आता है फिजिकल मोड हो ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मोड हो। साथ ही साथ बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में हो रही हो, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में हो रही हो। अब प्लेस ऑफ बिजनेस इटसेल्फ हो या एजेंट से हो। तो प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर ऑफिस एंड शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी कवर है। तो अगर हम देखें तो शेयर ट्रांसफर ऑफिस और शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी कवर है। इधर हम इसको आपस में आगे जो है पढ़ लेंगे। अगर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस हमको इंडिया में चाहिए। इन केस कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो वो आपको पर्टिकुलर बता के रखेंगे क्वेश्चन में कि नो प्लेस ऑफ बिजनेस, बोल के रखेंगे नो प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब फिजिकल मोड से हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेन सर्वर, मेन सर्वर आपके किधर भी हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से अगर आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तो सिंपल सी बात है जो है आप फॉरेन कंपनी में आते हो, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन कोई से भी कर रहे हो आप, ठीक है। फॉरेन कंपनी जो भी है उनको डॉक्यूमेंट जो है डिलीवर करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड की पर्टिकुलर मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक मोड का हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बस देखें तो जो मेन सर्वर है, वेदर मेन सर्वर इज इंस्टॉल्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहीं भी जो है मेन सर्वर इंस्टॉल्ड हो, इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में हो, ठीक है। स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनी, ठीक है। रजिस्ट्रार की बात कर ली तो इधर रजिस्ट्रार न्यू दिल्ली का होगा, हाँ रजिस्ट्रार न्यू दिल्ली का होगा। आपको डॉक्यूमेंट्स और ये सब डिलीवर तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जो है क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फॉरेन कंपनी और ये सब चीज़ें हैं, तो हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है इन सेंस कि एग्जामिन विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। जो हम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेटर है कि नहीं करें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसके हमने जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन को करके ही ये नोट्स बनाए गए थे। तो जो है हम किसको क्वेश्चन को इधर नहीं देखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट जो है देखने का है कि नो प्लेस ऑफ बिजनेस, एक क्वेश्चन था जिसमें बता के रखा था कि नो प्लेस ऑफ बिजनेस है। तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में है नो प्लेस ऑफ बिजनेस के नाम पे क्वेश्चन, तो हम वो भी देख लेते हैं। जहाँ पे आंसर जो है डिफरेंट है, जो ICAI ने बोला है वो आंसर अलग है, वो ठीक है, जो आंसर है अलग है। तो एजेंट एम्प्लॉयज एजेंट ना, राइट, एक बार देख लेते हैं। यहाँ से एक हिंट पता कर लेते हैं कि ICAI, अच्छा हाँ डिफरेंट आंसर है ICAI में, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉय एजेंट इन इंडिया। इसका पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो चलो काटो, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एम्प्लॉयज एजेंट का। चलो अगर हम देखें क्वेश्चन तो विथ रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस मुंबई में है, तो ये फॉरेन कंपनी है। देख लेते हैं क्या ये फॉरेन कंपनी है क्या, 1 सेकेंड, ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी, ठीक है। अब इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन सिंगापुर, तो इंडियन सिटीजन है, इनकॉर्पोरेट करी है कंपनी सिंगापुर में, तो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस देयर। तो सिटीजनशिप से मतलब नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस तो उधर ही है, कैरिंग ऑन बिजनेस देयर। तो सिंपल सी बात है ये फॉरेन कंपनी नहीं है, ठीक है, कैन नॉट बी ट्रीटेड, ठीक है। काटो क्वेश्चन, राइट, ओके। फिर इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन UK फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस देयर, कि हम जो है वहीं पे ही बिजनेस करेंगे, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड भी UK में है, ठीक है। व्हाट वुड बी आवर आंसर इन केस UK कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो हमको जो है कोई भी करे, इनकॉर्पोरेटेड किधर हुई है और प्लेस ऑफ बिजनेस किधर है, हम वो देखते हैं। तो ये भी जो है कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी, आंसर भी सेम रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस इंडिया में है, तो ये है हमारी फॉरेन कंपनी, देख लेते हैं, ठीक है, ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। कुछ और बातें हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, हैविंग शेयर होल्डर हु आर ऑल इंडियन सिटीजन, तो शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन है तो हमको उससे क्या लेना देना,
ठीक है। फॉरेन कंपनी तो फिर भी है। अब देखो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अब ठीक है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, हम ये मान लेते हैं ना, ठीक है, इधर एज्यूम करा हुआ है, ठीक है, नो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट ऑल द शेयर आर हेल्ड बाय फॉरेनर, तो हमको क्या लेना देना, एज्यूम करो इधर भी एज द कंपनी इनकॉर्पोरेट, ओके 1 सेकेंड, क्या लिखा है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो फिर तो वो इंडियन कंपनी है, तो ये तो फॉरेन कंपनी भी नहीं है, नॉट इट इज फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो मैटर करता है। अब साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी था, ऑल्सो एग्जामिन वेदर द अबव कंपनीज कैन इशू इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, क्या आईडीआर इशू कर सकती है। एज पर 390 रीड विद रूल 13 नो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वेदर द कंपनी हैज़ और हैज़ नॉट स्टैब्लिश मे और मे नॉट स्टैब्लिश एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तुमने स्टैब्लिश करा हो नहीं करा हो, ठीक है, तो नो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया या होने वाली है, कर दिया है या होने वाली है, ठीक है। वेदर द कंपनी हैज़ और हैज़ नॉट स्टैब्लिश करा है या नहीं करा है, ठीक है, मे और मे नॉट स्टैब्लिश करा है नहीं करा जो भी है, शेल मेक इशू ऑफ आईडीआर इशू कर सकते हो अनलेस इट कंप्लाइज दी कंडीशंस मेंशन इन दिस रूल, ठीक है। और ठीक है, तो ऐसा है कि देखो हैज़ और हैज़ नॉट किस में आ रहा है, हैज़ और हैज़ नॉट किस में आ रहा है, हैज़ और हैज़ नॉट आ रहा है प्लेस ऑफ बिजनेस में, कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो नहीं हो, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है या टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, आप जो है इशू कर सकते हो, आईडीआर इशू कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन इशूड बाय आरबीआई, कोई डिजर्विंग क्वेश्चंस नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, राइट। तो अब जो है हम बात करते हैं 1 सेकेंड, आओ करते हैं समझते हैं। अब जो है हम ठीक है, रॉबर्टसन लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड, तो वो कंपनी है जो थाईलैंड में रजिस्टर्ड है, ऑल्दो इट हैज़ नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश इन इंडिया, तो कंपनी जो थाईलैंड में रजिस्टर्ड है इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, क्वेश्चन में बोल के रखा है कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इस्टेब्लिश इन इंडिया, येट कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए था पर उसका है ही नहीं, पर वो फिर भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, टेली मार्केटिंग से ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। अभी तो आपने बोला है कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए इटसेल्फ या एजेंट, ठीक है, तो कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं इंडिया में, येट डूइंग ऑनलाइन बिजनेस, क्या फॉरेन कंपनी है, तो क्या बोला है, विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी एज इट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्टिविटी एंड, ठीक है, एंड इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि वो इन्वॉल्व है बिजनेस एक्टिविटी में थ्रू टेली मार्केटिंग, तो येट जो है येट इट इज़ डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू टेली मार्केटिंग से ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, तो इसको लिख लेते कि कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में, येट डूइंग टेली मार्केटिंग बाय ऑनलाइन बिजनेस। तो देखा जाए तो कोई, ठीक है, ऑनलाइन कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, येट डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू टेली मार्केटिंग, तो ये सेकेंड से फॉरेन कंपनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड से है ना, तो ये टेली मार्केटिंग में आ जाता है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो हमने ये देख लिया है, राइट। अब ठीक है, तो पर्टिकुलर एक चीज़ हमको समझ में आई गई है ना, समझ में आ गई है, तो ठीक है। अब जो है देखते हैं कि इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी कंसिडर, वेदर द फॉलोइंग कंपनी कैन बी कंसिडर एज फॉरेन कंपनी, क्या फॉलोइंग कंपनीज को फॉरेन कंपनी माना जाएगा, अ कंपनी जिसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू टेली मार्केटिंग, तो ठीक है, फॉरेन कंपनी तो है ना, ठीक है, ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी, ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉय करे है एजेंट इंडिया में, पर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, एम्प्लॉय एजेंट, ठीक है, क्या बोला है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस की बात नहीं करी, पर बोला है कि एजेंट एम्प्लॉय करे हैं, ठीक है। तो अब समझो, अब कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, पर कोई ओके, एम्प्लॉय एजेंट इन इंडिया, इंडिया में एजेंट है, बट कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं इंडिया में। अब
बात आती है तो ये भी फॉरेन कंपनी है। अब देखो, अब नॉट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, क्या बोला है, एम्प्लॉय एजेंट इन इंडिया बट नो प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अब ऐसे केस में क्या बोल दिया कि एजेंट है इंडिया में पर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो ऐसे केस में ये क्वेश्चन आ गया अपना कि इधर बोला है नॉट अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, तो मतलब कि प्लेस ऑफ बिजनेस है फिर एजेंट है, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से चल रहा है, चलेगा, पर प्लेस ऑफ बिजनेस इधर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि अगर एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये देख ही लिया था ना कि ये जो है नॉट बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। चलो फिर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और शेयर होल्डर भी सारे इंडियन सिटीजन है, तो सिंपल सी बात है, बोल के तो रखा नहीं प्लेस ऑफ बिजनेस के रिस्पेक्ट में। तो ये जो है ये रिस्पेक्टिव जो भी है कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी, नहीं मानेंगे। चलो कुछ ऐसा खास नहीं है। फिर इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजंस क्या बोला है कि रेड स्टोन लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीट एंड एग्जीक्यूट, क्या लिखा है, रेड स्टोन लिमिटेड रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीट एंड एग्जीक्यूट बिजनेस डिसीजन एट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीट और एग्जीक्यूट करते हैं बिजनेस डिसीजन, तो जब मिलते ही इंडिया में है, बिजनेस डिसीजन भी इंडिया में है, तो प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेते हैं ना, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। क्या लिखा हुआ है कि अगर हम देखें तो दैट्स नॉट अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी नहीं है। एज होल्डिंग बोर्ड मीटिंग इन इंडिया कैन नॉट establish that company is considering any business activity in India. Okay. Board meeting does not mean business activities. The board of directors meet and execute business decision at their board meeting. तो एग्जीक्यूट करते हैं बिजनेस डिसीजन। एक और क्वेश्चन आया था, ब्लू स्टार पब्लिक लिमिटेड रजिस्टर्ड इन थाईलैंड, ऑथराइज बाय मिस्टर वाई इन इंडिया, हैज ऑथराइज मिस्टर वाई इन इंडिया टू फाइंड कस्टमर एंड टू इंटर कॉन्ट्रैक्ट विद देम। तो उसने क्या करके रखा है, ऑथराइज करके रखा है कस्टमर को, ठीक है, ऑथराइज करके रखा है वाई को इंडिया में कि तू कस्टमर ढूंढ और कॉन्ट्रैक्ट कर विद देम ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो एम्प्लॉय एजेंट इन इंडिया, ठीक है, ये तो एजेंट हो गया ना। अब देखते हैं, कंसिडर फॉरेन कंपनी एज इट हैज ऑथराइज मिस्टर वाई इन इंडिया, फाइंड कस्टमर एंड एंटर कॉन्ट्रैक्ट विद देम। ये तो एजेंट ही है, ठीक है, पर एजेंट है तो भैया प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। एजेंट के लिए तो ये है कंडीशन कि दे मस्ट बी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। क्वेश्चन में अगर बोल के रखे कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है और एजेंट इंडिया में है, तो फिर भी वो फॉरेन कंपनी नहीं होगा क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। XCX लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्टर्ड इन दुबई हैज़ इंस्टॉल्ड मेन सर्वर इन दुबई। तो भैया रजिस्टर्ड है दुबई में, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इंस्टॉल मेन सर्वर हमको कोई मतलब नहीं है। मेंटेन फॉर मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल मेन सर्वर इन दुबई फॉर मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेटिंग सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर इट्स क्लाइंट इन इंडिया, ठीक है। तो क्या के लिए दुबई में मेन सर्वर है, फॉर मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो जो भी यार ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, ऑफिस के डे टू डे वर्क को ऑटोमेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना के रखे हैं, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए जो है सर्वर दुबई में है, ठीक है। तो अब बताओ, इंडिया के क्लाइंट है ना, तो बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, ठीक है, और कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो अपन देखते हैं ना, ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर इट्स क्लाइंट इन इंडिया, लोकेशन ऑफ सर्विस इन मटेरियल, वो फॉरेन कंपनी, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। जो है छोटे मोटे टॉपिक्स हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ये जो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन है
एंड डेफिनेशन की रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हमने देखे, राइट। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमने सब सारी जो चीज़ें पढ़ी है, ठीक है, हमने क्वेश्चन भी देख लिए हैं। अब रही बात है तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो इंडिया में आउटसाइड इंडिया में जो भी है, बहुत कंपनी जो है आईडीआर इशू कर सकते हैं एज पर दी आरबीआई गाइडलाइन काटो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन था, वो हमने क्वेश्चन देख लिया है, राइट। चलो पढ़ा फिर इसमें, ठीक है। एक और चीज़ें इसको भी हमने हटाया है, ये सब चीज़ें भी हमको देखने की नहीं है, जो फालतू की चीज़ें हैं इसको काटो। ओके, एप्लीकेबिलिटी, 1 सेकेंड, आती बात एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, राइट। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट ऑफ फॉरेन कंपनीज, तो भैया जो फॉरेन कंपनीज है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज, तो सेक्शन 380 to 386 एंड 392 एंड 393 शैल अप्लाई टू फॉरेन कंपनी, ओके। और क्या बोला गया है इसमें कि फॉरेन कंपनी अगर पेड अप कैपिटल उसकी 50% या उससे ज़्यादा हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन, इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट या इंडियन कंपनी जो भी है, तो जो है उस फॉरेन कंपनी के जिसके 50% या उससे ज़्यादा पेड अप कैपिटल अगर हेल्ड करती है इंडियन सिटीजन बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, तो उसके इंडियन बिजनेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, देन उसके इंडियन बिजनेस के रिस्पेक्ट में जो है चैप्टर फॉलो होगा, राइट। तो अगर हम बात करें, ठीक है, उसके इंडियन बिजनेस के रिस्पेक्ट में, ठीक। और अब हम बात करें तो यही क्वेश्चन में देख रखा था कि ट्रांस एशिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन पब्लिक कंपनी का, पब्लिक कंपनी जैसे रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 47 ऑफ द अर्स्टवाइल कंपनी एक्ट 1956 विच इज सब्सिडियरी ऑफ गैलीलियो, जो गैलीलियो की सब्सिडियरी है। तो ट्रांस एशिया एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो गैलियो की सब्सिडियरी है, ठीक है। तो वो जो है गैलियो की सब्सिडियरी है, अ फॉरेन कंपनी। तो ट्रांस एशिया लिमिटेड सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी ऑफ द अर्स्टवाइल कंपनी है विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ गैलियो कंपनी, तो ठीक है। तो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है पर सब्सिडियरी है गैलियो की, फॉरेन कंपनी की। ट्रांस एशिया लिमिटेड कैरी कर रही है बिजनेस इन इंडिया, डिस्क्राइब इटसेल्फ एज फॉरेन कंपनी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ट्रांस एशिया जो है अगर वो पब्लिक कंपनी जैसे रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो सब्सिडियरी है गैलियो की, ठीक है, वो गैलियो जो है वो फॉरेन कंपनी है। पॉइंट ये है फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी जो है इंडिया में है और इंडिया में ही रजिस्टर्ड हुई है, बोल के रखा है ना रजिस्टर्ड एज पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो ट्रांस एशिया फिर भी अपने आप को फॉरेन कंपनी बता रहे हैं, कैन इट डू सो, क्या ये कर सकता है? तो सबसे पहले देखो क्या कर सकता है क्या। अब रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो हैंस इट इज कैन नॉट बी इटसेल्फ बोल सकती है वो फॉरेन कंपनी, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन कंपनी। इट इज़ नॉट नेसेसरी, सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन कंपनी may be foreign company, may not be foreign company. State the actions that can be taken against the company. कंपनी के अगेंस्ट में क्या एक्शन लेंगे? फॉर द इम्प्रॉपर यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एज फॉरेन कंपनी, आपने उसको फॉरेन कंपनी बता रहे हो तो क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है। अब हम जिसे हमने बात करी है कि फॉरेन कंपनी पेड अप कैपिटल के रिस्पेक्ट में बात करी है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस चैप्टर 12 के प्रोविजंस लगेंगे। तो अब क्या करेंगे, क्या ये फॉरेन कंपनी, सबसे पहले फॉरेन कंपनी तो नहीं है क्योंकि वो तो पब्लिक कंपनी जैसे ही रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वो फॉरेन कंपनी नहीं है। रूल 12 ऑफ कंपनीज, ठीक है, इफ एनी पर्सन ट्रेड और कैरी ऑन बिजनेस इन एनी मैनर, क्या बोल रहे हैं कि अगर पर्सन ट्रेड करता है या बिजनेस कैरी करता है इन एनी मैनर अंडर एनी नेम, किसी भी मैनर में, किसी भी नेम में, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन एज फॉरेन कंपनी, ठीक है। इफ अ पर्सन ट्रेड और कैरी ऑन बिजनेस इन एनी मैनर अंडर एनी नेम और टाइटल और डिस्क्रिप्शन एज अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, तो पर्सन बिजनेस कर रहा है किसी भी मैनर में अंडर एनी नेम, टाइटल या डिस्क्रिप्शन एज फॉरेन कंपनी, रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, पर्सन शेल अनलेस ड्यूली रजिस्टर्ड एज फॉरेन कंपनी शेल बी लायबल फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो अगर पर्सन ट्रेड कर रहा है अंडर द टाइटल एज फॉरेन कंपनी, ठीक है, तो पर्सन अगर वो ट्रेड कर रहा है एज अ फॉरेन कंपनी, तो अनलेस ड्यूली रजिस्टर्ड, जब तक वो ड्यूली रजिस्टर्ड नहीं हो जाता, ठीक है, शैल बी लायबल फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अगर पर्सन ट्रेड कर रहा है, अगर पर्सन ट्रेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है किसी मैनर में नेम्ड एज फॉरेन कंपनी, ठीक है, अब पर्सन ट्रेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है इन एनी मैनर अंडर एनी नेम
किसी भी तरीके से, किसी भी नेम से, किसी भी नेम और टाइटल और डिस्क्रिप्शन एज फॉरेन कंपनी अंडर एनी नेम एज अ फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी के नाम पे ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो उसको फॉरेन कंपनी जैसा रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। शेल बी लायबल अंडर सेक्शन 210 इन्वेस्टिगेशन के लिए लायबल हो जाएगा और जो भी है एक्शंस उसके तहत लिए जाएंगे। अब देखो क्या बोला है, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार ऑफ बाय फॉरेन कंपनी। तो क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। तो जो डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा है जो भी है वो रजिस्ट्रार को डिलीवर होगा। तो डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी जो है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को डिलीवर करेगी, ये अभी अपन पढ़ेंगे 380 में। तो क्या बोला है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है सिंगापुर में, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, ठीक है। स्टेट द डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश ऑन सच एस्टैब्लिशमेंट। तो डॉक्यूमेंट बताओ जो रिक्वायर्ड है टू बी फर्निश ऑन सच एस्टैब्लिशमेंट। डॉक्यूमेंट बताओ जो रिक्वायर्ड है कि हमको फर्निश करना पड़ेगा, ठीक है, ऑन सच एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में, ठीक है, बताओ ऑन सच एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट एंड द अथॉरिटीज होम दी सच डॉक्यूमेंट फर्निश। तो डॉक्यूमेंट किसको फर्निश करोगे, ठीक है, न्यू दिल्ली में फर्निश करोगे रजिस्ट्रार को, राइट, ठीक है, यही है, वही डॉक्यूमेंट पूछ रहा है। आर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर बाय फॉरेन कंपनी एट ए टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर बाय फॉरेन कंपनी, डॉक्यूमेंट जो फॉरेन कंपनी, डॉक्यूमेंट जो डिलीवर करना है फॉरेन कंपनी एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो क्या बोला है, अब डॉक्यूमेंट टू बी फर्निश बाय फॉरेन कंपनी, कौन से डॉक्यूमेंट जो है फॉरेन कंपनी, डॉक्यूमेंट टू बी फर्निश बाय फॉरेन कंपनी, कौन से डॉक्यूमेंट है, वन सेकेंड, तो डॉक्यूमेंट टू बी फर्निश बाय फॉरेन कंपनी, ठीक है। अब देखो सेक्शन 380 ऑफ कंपनीज एक्ट रिक्वायर्ड एट एवरी फॉरेन कंपनी विद इन 30 days ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस हुआ ना 30 दिन के अंदर, ठीक है, 30 days ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, डिलीवर टू द रजिस्ट्रार, हमको रजिस्ट्रार को डिलीवर करना है। तो क्या बोला है कि पीओबी इस्टेब्लिश होने के 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 380 आपको जो है देना है टू द रजिस्ट्रार, मतलब डॉक्यूमेंट्स देना है टू द रजिस्ट्रार इन न्यू दिल्ली। तो क्या क्या चीज़ें देने की है, सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है या डिफाइन कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो डिफाइन कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रही है, वो इंस्ट्रूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रही है, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी, तो कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर अपन बोले तो क्या बोला है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन देयर ऑफ इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंस्ट्रूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी, इंस्ट्रूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी डिफाइनिंग जो है डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंस्ट्रूमेंट की जो है सर्टिफाइड कॉपी जो डिफाइन कर रही है इंस्ट्रूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी, तो जो है इंस्ट्रूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी, तो इंस्ट्रूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी जो डिफाइन कर रही कॉन्स्टिट्यूशन। और चलो इंस्ट्रूमेंट अगर इंग्लिश में नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, देखिए इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेशन इन इंग्लिश ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट की कॉपी या इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा लो। फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ अ कंपनी, ओके, प्रिंसिपल ऑफिस का फुल एड्रेस, तो प्रिंसिपल ऑफिस बोलो या रजिस्टर्ड ऑफिस बोलो। फिर फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस। फिर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब। डायरेक्टर की लिस्ट, सेक्रेटरी की लिस्ट, ठीक है, डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी की लिस्ट ऑफ द कंपनी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। अब डायरेक्टर सेक्रेटरी की लिस्ट, ठीक है, डायरेक्टर सेक्रेटरी की लिस्ट, पर्टिकुलर रिलेटिंग टू डायरेक्टर सेक्रेटरी टू द फर्निश टू बी फर्निश टू द रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनी, ठीक है, रजिस्ट्रार को फर्निश करनी है, रजिस्ट्रार को हमें फर्निश करनी है। फिर बात आती है नेम एंड एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ऑथराइज्ड है, ठीक है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ PRI जो ऑथराइज्ड है, ठीक है,
फॉर एक्सेप्टिंग एनी कम्युनिकेशन, ऑथराइज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ऑथराइज टू एक्सेप्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट करा है नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सर्व ऑन द कंपनी, ठीक है। तो ये जो है सिंपल से आते, देखो चिल्ड आउट वीडियो बनेगा, ऐसा कुछ ऐसा LDR में स्पेसिफिक कंटेंट ओरिएंटेड बात तो नहीं होगी, नॉर्मल बातें चलेगी, ठीक है ना। तो क्या बोला, नेम एंड एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्सन रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्सन, तो वो एक या एक से ज़्यादा पर्सन जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, जो ऑथराइज टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट, कंपनी के बिहाफ पे नोटिस और जो है अदर डॉक्यूमेंट यही रिसीव करेंगे। फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया विच इज डीम टू बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो वही फुल एड्रेस जैसा अपने पड़ा प्रिंसिपल ऑफिस का, तो फुल एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। पर्टिकुलर्स एंड ओपनिंग, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोला, पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, कब ओपन होता है क्लोजिंग होता है प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑन अर्लियर ओकेजन, ठीक है, ऑन अर्लियर ओकेजन, ये इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑन अर्लियर ओकेजन, ठीक है। अब declaration that none of the director of the company or the authorized representative in India have been ever convicted, declaration कि कोई भी डायरेक्टर, none of the director has been convicted for the formation of the company, तो कोई भी डायरेक्टर कन्विक्टेड नहीं है, none of the director, none director convicted, debarred from the formation and management of the company, ठीक है। तो कोई कन्विक्टेड नहीं है, ना तो डिबार्ड है फ्रॉम द फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज बीन प्रिस्क्राइब, इस तरीके से 6 इन्फॉर्मेशन, 8 टाइप की इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है, 8 टाइप की इन्फॉर्मेशन जाती है, राइट। तो डॉक्यूमेंट जो है वो फॉरेन कंपनी फर्निश करेगी एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, तो डॉक्यूमेंट जो है फर्निश करना है एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, राइट। तो इस तरीके से एक डायग्राम बना लेते हैं हम, ठीक है। तो इधर तो बनाने से रहे पर एक डायग्राम बनेगा इसका, तो वही डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। अब वही है कि डायग्राम चल रहा था, ठीक, तो डायग्राम में क्या है कि सर्टिफाइड, ठीक है, तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जब अपन बोल सकते हैं एक और ऑफिस, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल ऑफिस, ऑफिस जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो हो गया हमारा। फिर जो है सिंपल सी बात है कि PRI, कि PRI, ठीक है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, फिर अपन बोल सकते हैं डायरेक्टर सेक्रेटरी, ठीक है, डायरेक्टर सेक्रेटरी, राइट। तो देखो क्या है कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ऑफिस, ठीक है, ऑथराइज पर्सन जिसको हम बोलते हैं PRI, ठीक है, डायरेक्टर, ठीक है, साथ ही साथ डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो नेम एंड एड्रेस जाएगा या जाएगा, साथ ही साथ डायरेक्टर, नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर जो भी है, डायरेक्टर सेक्रेटरी की लिस्ट, डायरेक्टर या सेक्रेटरी, ठीक है, और डायरेक्टर सेक्रेटरी, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं है, कोई कन्विक्टेड नहीं है। ओके, तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की। तो क्या लिखा है, ABC फॉरेन कंपनी हैविंग इंडियन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट कोलकाता, ओके, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर वेरियस डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो फॉरेन कंपनी है, इंडियन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट कोलकाता वेस्ट बंगाल, इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर वेरियस डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार, उनको रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट देने हैं, तो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली को जाएगा, ठीक है। और यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर द सेड कंपनी शुड डिलीवर सच डॉक्यूमेंट, हाँ डिलीवर तो करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो डिलीवर तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफिस तो जुरिसडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जोल लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन लंडन, पेड अप कैपिटल 10 मिलियन पाउंड है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वाई इंडियन सिटीजन होल्ड 25% पेड अप कैपिटल, कंपनी, ठीक है। तो सिटीजन, बॉडी, कॉर्पोरेट और कंपनी अपने सभी बढ़ाते हैं कि अगर ये होल्ड करते हैं 50% या उसकी ज़्यादा की पेड अप कैपिटल, तो ऐसे केस पे उनको जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस लगेंगे, ठीक है। 30% of the paid up capital of Joel and Mr. Joel has recently established a share transfer office
एट न्यू दिल्ली। तो शेयर ट्रांसफ़र ऑफिस ही एक प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि कंपनी इज फॉरेन कंपनी एज पर सेक्शन 242, मोर देन 50% and more than 50% share capital is held by Indian citizen Indian company, it is required to comply with the provisions of 379 to 393। क्या बोला था? As per section 379, 50% of paid up capital, equity, preference, partly paid, party equity or of a foreign company is held by one or more citizens of India। कौन हेल्ड कर रहा है? वन और मोर सिटीजन्स ऑफ इंडिया और बाय कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट incorporated in India, whether singly aggregate, such company shall comply with the provisions of 379 to 393। तो उनको comply करना पड़ेगा, ठीक है। तो 379 to 393 लगेंगे, ठीक है। सेक्शन ऐसे कंपनी फॉरेन कंपनी है, ठीक है, एंड 386 एंड मोर देन 50% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय। अब ये मोर देन है, ठीक है, मोर देन है। 50% और मोर है कि मोर देन है? ओके, 50% और मोर है, ठीक है। और पर क्वेश्चन में 55% इसलिए मोर देन बता के रखा है। और फॉर्मेलिटीज़ जो है वो क्वेश्चन नंबर 8, मतलब कि उसमें अपने को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। चलो ठीक है। क्विंघाई हुआडिंग इंडस्ट्रियल कंपनी इनकॉर्पोरेटेड चाइना में है, इस्टेब्लिश करा, प्लेस ऑफ बिजनेस बॉम्बे में। चार्टर डॉक्यूमेंट कंस्टिट्यूटिंग द कंपनी इज इन मैंडेटरी चाइनीज़, ठीक है, चाइनीज़ में। कॉन्स्टिट्यूइंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फाइल अ सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ अबव डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार हु कैन ऑथेंटिकेट। वो कौन ऑथेंटिकेट कर सकता है? चार्टर डॉक्यूमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रूल मेड देयर एंड द गवर्निंग फॉरेन कंपनीज इन केस सच ट्रांसलेशन इज मेड एट मुंबई। तो हमको ये देखना है कि ट्रांसलेशन करा है अगर बॉम्बे में, मतलब इंडिया में ट्रांसलेशन करा है, तो भाई कौन करेगा? इंडिया में ट्रांसलेशन करा है तो फिर कौन करेगा, ठीक है। तो अब यही है, रूल है। ऑल द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड बाय रजिस्ट्रार विद द फॉरेन कंपनी इंग्लिश लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज अटैच ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। वे ट्रांसलेशन मेड आउटसाइड इंडिया। अब देखो ट्रांसलेशन आउटसाइड इंडिया है कि इनसाइड इंडिया, इन इंडिया है, देखते हैं। अगर ट्रांसलेशन आउटसाइड इंडिया है, और हो सकता है कि जो ट्रांसलेशन हो इन इंडिया हो, ठीक है। अब आउटसाइड इंडिया है तो ऑथेंटिकेट बाय सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर एंड सील, ठीक है, इफ एनी ऑफ किसकी, ऑफ ऑफिशियल हैविंग कस्टडी ऑफ द ओरिजिनल। तो अगर ट्रांसलेशन आउटसाइड इंडिया है तो ऑथेंटिकेट कौन करेगा? ऑथेंटिकेट करेगा भाई पर्सन जिसके पास ओरिजिनल कस्टडी है डॉक्यूमेंट की, ठीक है, ऑफिशियल कस्टडी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ऑफिशियल कस्टडी ऑफ ओरिजिनल और नोटरी पब्लिक ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंट्री, उसकी सील और साइन होगी, सील सिग्नेचर, ओके, सील सिग्नेचर, सील प्लस सिग्नेचर। इंडिया में है तो इट शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय एडवोकेट अटॉर्नी प्लीडर। आप इंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर हाई कोर्ट, कॉम्पिटेंट पर्सन in the opinion of the registrar having adequate knowledge of translation of both language। तो competent opinion in the opinion of registrar जिसको दोनों लैंग्वेज का नॉलेज है, ठीक है। ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, लिख लो इसको भी, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो इधर देखा है ट्रांसलेशन जो है वो बॉम्बे में हुआ है, ध्यान रखना। तो एडवोकेट अटॉर्नी प्लीजर जब कॉम्पिटेंट पर्सन भी ऑथेंटिकेट कर सकता है, कॉम्पिटेंसी जो कॉम्पिटेंसी वो इन द ओपिनियन ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन इन द ओपिनियन ऑफ रजिस्ट्रार, जिनको एडिक्वेट नॉलेज है बोथ लैंग्वेज का। अब ट्रांसटाइल लिमिटेड कंपनी जो है थाईलैंड में इनकॉर्पोरेटेड है, प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू एजेंट इन बैंगलोर। अब देखो प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू एजेंट बोल के रखा ना, प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में है थ्रू एजेंट। एजेंट ट्रांसलेट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड से करता है, ठीक है। क्या फॉरेन कंपनी है तो क्या बोल के रखा है, फॉरेन कंपनी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है थ्रू एजेंट हु ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, ओके। चलो तो बोल के रखा है कि प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है। व्हाट आर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट टू बी कंप्लाइड बाय द कंपनी। क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है
जो कंप्लाई करना पड़ेगा कंपनी को, विच इज एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रार को दे देना, और डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली को दे देना, रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट सारे, कितने नंबर का कैलकुलेशन था ये, 4 नंबर का, ठीक है। अब अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, ये अब पढ़ने वाले अपन अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी हमारा सेक्शन 381 है, ठीक है। क्या बोल के रखा है 381 में, एक तो प्रोविजन एक्ट में भी दे के रखे हैं और बाकायदा इसके रूल्स भी है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं ना सिस्टमेटिक। सबसे पहले फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर एंड फाइल विद रजिस्ट्रार बैलेंस शीट P&L इन सच फॉर्म एज मे प्रिस्क्राइब कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे प्रिस्क्राइब एंड इंक्लूडिंग और हैविंग और अटैच देयर टू सच डॉक्यूमेंट, द सच फॉर्म पर्टिकुलर एंड डॉक्यूमेंट सच डॉक्यूमेंट अटैच एज मे प्रिस्क्राइब। तो हमको क्या है, बैलेंस शीट P&L, ठीक है, प्रिपेयर एंड फाइल विद रजिस्ट्रार, प्रिपेयर एंड फाइल करना रजिस्ट्रार को, बैलेंस शीट P&L, ठीक है ना। सच फॉर्म पर्टिकुलर एंड सच डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इन सच पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ठीक है, इन सच, ठीक है, अनेक्स सच डॉक्यूमेंट और इन सच पर्टिकुलर फॉर्म एज इन प्रिस्क्राइब। इफ एनी ऑफ सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। अनेक्स्ड टू इट सर्टिफाइड ट्रांसलेशन टू इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। एनी ऑफ क्या लिखा है, इफ एनी सच डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो इंग्लिश में हो, अदर लैंग्वेज में हो, जो भी हो, ठीक है। तो अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है, आर नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये अदर लैंग्वेज में है, अनेक्स करो सर्टिफाइड ट्रांसलेट कॉपी, ठीक है, ट्रांसलेट करो इंग्लिश में और सच डॉक्यूमेंट को भी रखो। हवे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से डायरेक्ट इन द केस ऑफ फॉरेन कंपनी और क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी दिस रिक्वायरमेंट डोज नॉट अप्लाई। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से डायरेक्ट कर सकता है कि इन द केस ऑफ फॉरेन कंपनी, क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी, दिस रिक्वायरमेंट शेल नॉट अप्लाई। तो क्या बोल रहे हैं कि हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट इन केस ऑफ एनी फॉरेन कंपनी, क्या बोल के रखा है, इन केस ऑफ एनी फॉरेन कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से डायरेक्ट कर सकता है कि इन द केस ऑफ फॉरेन कंपनी और क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी और क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी दिस रिक्वायरमेंट शेल नॉट अप्लाई और शेल अप्लाई सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस, ठीक है, बोल सकता है। अब लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, तो अभी तक अपन ने बैलेंस शीट P&L और सच डॉक्यूमेंट के बारे में अपन ने बात करी, तो लिस्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस, तब देखो बैलेंस शीट P&L की बात कर लिया अपन ने, तो लिस्ट ऑफ, ठीक है, और लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एवरी फॉरेन कंपनी शेल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में FC3 में लिस्ट प्रिपेयर एज एट डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट पे प्रिपेयर करो और फाइल करो रजिस्ट्रार को अलॉन्ग विथ P&L बैलेंस शीट। अब क्या बोल रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और बाकी जो ट्रांसलेशन वाला सीन है वो तो ट्रांसलेशन तो है ही। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडियन बिजनेस कॉर्पोरेशन शैल बी प्रिपेयर्ड इन द सेम फॉर्म एज इन शेड्यूल 3 और एज नियर देयर टू, ठीक है। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में शेड्यूल 3 में बनाना, ऑल सच डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी अनेक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर दी, ठीक है, शैल बी अनेक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन कंपनी, ठीक है। ऑल सच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रिलेटिंग टू कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन बिजनेस वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशन शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना। ऑल सच डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी अनेक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू अनेक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, आर रिक्वायर्ड टू अनेक्स, जो क्या बोला है, तो ऑल सच डॉक्यूमेंट एज आर रिक्वायर्ड टू बी अनेक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एज पर चैप्टर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी अनेक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट जो है रिलेटिंग टू कंसोलिडेटेड फाइनेंस, ऑल सच डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू CFS ऑफ पेरेंट फॉरेन कंपनी, ठीक है, रिलेटिंग टू CFS ऑफ पेरेंट फॉरेन कंपनी, ठीक है, ऑल सच डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू CFS of parent foreign company as submitted by the company
तो सारे डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू CFS शेयर ऑल्सो बी फाइल्ड। वो डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू CFS ऑफ पेरेंट फॉरेन कंपनी, ठीक है, पेरेंट फॉरेन कंपनी एज सबमिटेड बाय द कंपनी टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इन द कंट्री इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो पेरेंट फॉरेन कंपनी ने जो अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया को फर्निश करे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू CFS वो भी फर्निश करने के हैं, ठीक है, वो भी फाइल करने के। द कंपनी शेयर फाइल अलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अपन ने क्या देख लिया, कितनी सारी चीज़ें देख ली। प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एज एट डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट, ये भी अपन ने पढ़ा कि प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट, वो भी अपन को SP3 में देना है, CFS देना है, 3 स्टेटमेंट देने हैं, 3 स्टेटमेंट देखने हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, RPT का स्टेटमेंट है, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का और ट्रांसफ़र ऑफ फंड का। तो R से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, T से ट्रांसफ़र ऑफ फंड हो गया और P से रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये अपन ने 3 स्टेटमेंट देखे। टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग, डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। डॉक्यूमेंट जो है 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज, डॉक्यूमेंट वो फाइल करो फाइनेंशियल ईयर के क्लोज के 6 महीने के अंदर, ठीक है। जो रजिस्टर एक्सटेंशन 3 महीने का दे सकता है। रही बात ऑडिट की, ठीक है, तो ये अपन ने सारी चीज़ें देखी। अब रही बात है कि द अकाउंट पर्टेनिंग टू इंडियन बिजनेस ऑपरेशन शैल बी ऑडिटेड बाय अ प्रैक्टिसिंग CA। तो अकाउंट जो है पर्टेनिंग टू इंडियन बिजनेस ऑपरेशन वो तो ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो अकाउंट है पर्टेनिंग टू इंडियन बिजनेस ऑपरेशन वो तो ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। द एक्सटेंशन में भी ग्रांटेड नहीं सॉरी, ठीक है, वो ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। CA और फर्म और LLP और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, तो इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। स्टेट ब्रीफली द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार। तो ब्रीफली बताओ, स्टेट ब्रीफली द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेट ब्रीफली द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल बिजनेस एज वेल एज इंडियन बिजनेस। अच्छा, ग्लोबल बिजनेस भी और एज वेल एज इंडियन बिजनेस भी, ठीक है। बैलेंस शीट P&L तो अपने को पता नहीं है PDF में, ठीक है। एंड डिलीवर अ कॉपी, एवरी फॉरेन कंपनी प्रिपेयर करना पड़ता है फिनेंशियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशन शेड्यूल 3 के मुताबिक। तो ऊपर जो है वो ग्लोबल बिजनेस की बात कर दी, नीचे जो है इंडियन बिजनेस ऑपरेशन में जो है शेड्यूल 3 के हिसाब से बताना पड़ता है, ठीक है। इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट जो अटैच करने पड़ते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 9 एंड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू कॉपीज ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट फॉरेन कंपनी सबमिटेड बाय इट टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, वो भी भरना पड़ता है। तो ये लिखा हुआ है कि 381 क्या बोलता है, फॉरेन कंपनी को हर कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट P&L सच फॉर्म पर्टिकुलर, ठीक है, सच डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं। तो फॉरेन कंपनी को हर कैलेंडर ईयर में फर्निश करना पड़ता है, प्लस एंड डिलीवर अ कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार, और डिलीवर भी करना पड़ता है, प्रिपेयर भी करना पड़ता है और डिलीवर भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मेकआउट भी करना है और डिलीवर भी करना है। अब एवरी फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स्ड देयरटू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 9, वो भी लगाना है। और लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट फॉरेन कंपनी जो उसने सबमिट कर के रखा है इनकॉर्पोरेटेड कंट्री को, वो भी भरना है, ठीक है। ये है एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। टाइम लिमिट क्या है, 6 महीने में फाइल करना है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा, विच कैन फर्दर एक्सटेंड टू 3 मंथ, ओके। ओके, अगर हम सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी क्या बोल रहे हैं, ये सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में समझते हैं क्या है ये, ठीक है। तो सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी, एक्स लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कैरिंग ऑन ट्रेडिंग बिजनेस, प्रिंसिपल बेस ऑफ बिजनेस चेन्नई में है। कंपनी डिड नॉट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, अच्छा रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और मेक अरेंजमेंट टू फाइल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और मेक अरेंजमेंट टू फाइल रिटर्न,
द रजिस्ट्रार हैविंग जुरिसडिक्शन, क्या लिखा है, कंपनी डिड नॉट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन और मेक अरेंजमेंट, ना तो रजिस्ट्रेशन लिया उसने, ना तो अरेंजमेंट करे टू फाइल रिटर्न, द रजिस्ट्रार हैविंग जुरिसडिक्शन इंटेंट टू सर्व शो कॉज नोटिस, ठीक है, तो शो कॉज नोटिस दिल्ली वाले ने सर्व किया, एज स्टैंडिंग काउंसिल फॉर डिपार्टमेंट एडवाइज द रजिस्ट्रार ऑन वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस। ओके, तो वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस के रिस्पेक्ट में तो छोटी सी चीज़ें होगी, ठीक है, वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस, वन सेकेंड, वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस पे क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ नहीं, तो भैया क्या है कि अगस्त 18 में वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस, अब ये सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन है अपना 383, ठीक है, वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस, वन सेकेंड, ओके, ठीक है, तो क्या माना जाता है कि वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस में कि नोटिस या डॉक्यूमेंट फॉरेन कंपनी को पे जो हम सर्व कर रहे हैं वो डीम टू बी सफिशिएंटली सर्व, ठीक है, अगर वो हमने पर्सन को जिसका नाम एड्रेस जो है अपन ने वो PRI पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अगर उसको सर्व कर दिया है एंड इट इज़ लेफ्ट एट द एड्रेस विच हैज़ बीन सो डिलीवर्ड, तो एड्रेस टू अ पर्सन, ठीक है, उसको उस पर्सन को एड्रेस करा है और लेफ्ट भी कर दिया है, ठीक है, विच हैज़ बीन सो डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, ठीक है, एड्रेस्ड at the address to the person and left at that address, or sent by post to the address which has been so delivered by the registrar, delivered to the registrar, sent by post or sent by electronic media, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अगर नोटिस डिलीवर करना है तो ओके, तो भाई अथॉरिटीज़ जो है, कौन अथॉरिटीज़ है, डिपार्टमेंट जो है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, अगर उनको डिलीवर करना है, ठीक है, तो एड्रेस किसका होता है, पर्सन जिसका नाम है एड्रेस डिलीवर है, ठीक है, तो नोटिस, ठीक है, लेफ्ट एट, ठीक है, लेफ्ट एट एड्रेस, ठीक है, लेफ्ट एट दी एड्रेस, लेफ्ट एट एड्रेस ऑफ PRI, ठीक है, लेफ्ट एट दी एड्रेस, ठीक है, which has been so delivered to the registrar, ठीक है, जो उसको रजिस्ट्रार को डिलीवर करा था, तो लेफ्ट कर दिया बाय पोहे, ठीक है, जिस इन कंप्लायंस विद सेक्शन 383, ठीक है, तो लेफ्ट एट द एड्रेस ऑफ PRI, ठीक है, लेफ्ट करा है एट द एड्रेस ऑफ PRI बाय पोहे, ठीक है, क्या बोला है, सेक्शन 387 ऑफ कंपनीज एक्ट, व्हाट आर द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन अ प्रॉस्पेक्टस, सेक्शन 387 ऑफ कंपनीज एक्ट, व्हाट आर द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन प्रॉस्पेक्टस, कौन कौन से पर्टिकुलर है वो जरूरी है इनकॉर्पोरेट करना इन अ प्रॉस्पेक्टस टू बी इशूड बाय एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी। अब एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी अगर प्रॉस्पेक्टस कर रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ डालनी पड़ेगी, पर्टिकुलर्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन प्रॉस्पेक्टस इशूड बाय फॉरेन कंपनी, 387 रिक्वायर्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन पर्टिकुलर विच रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग मैटर, तो पर्टिकुलर किसके रिस्पेक्ट में, किस मैटर के रिस्पेक्ट में, प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन पर्टिकुलर विच रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग मैटर, इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूइंग और डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कि पर्टिकुलर डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इनेक्टमेंट अंडर विच कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इनेक्टमेंट, ठीक है, ये पर्टिकुलर्स होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग मैटर्स, प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन पर्टिकुलर्स, फॉलोइंग पर्टिकुलर इन प्रोस्पेक्टस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, इनेक्टमेंट, ठीक है, वन सेकेंड, हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, इनेक्टमेंट अंडर विच कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड, इनेक्टमेंट अंडर विच कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड, तो देखो इनेक्टमेंट बताना है, ठीक है ना, तो इनेक्टमेंट अंडर विच, देखो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी और एक इनेक्टमेंट, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, ठीक है, देखो एक ऐसा है कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल है, और एक है इनेक्टमेंट, ठीक है, एड्रेस इन इंडिया विद द सेड इंस्ट्रूमेंट इनेक्टमेंट कॉपीज एंड इफ द सेम आर नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, एड्रेस इन इंडिया विद द सेड इंस्ट्रूमेंट इनेक्टमेंट कॉपीज देयर ऑफ एंड इफ द सेम आर नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, द सर्टिफाइड ट्रांसलेशन देयर ऑफ इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी इंस्पेक्टेड, ठीक है, तो इंडियन एड्रेस, ठीक है, अपन ये बोल सकते हैं, तो इंडियन एड्रेस, ठीक है, एड्रेस इन इंडिया जहाँ पे आप ये इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो उसका इंडिया में एड्रेस,
ठीक है, जहाँ पे आप ये सेट डॉक्यूमेंट जो है इनैक्टमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को कर सकते हो, क्या इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और डेट ऑन विच द कंट्री इन विच कंपनी वुड बी और वॉज इनकॉर्पोरेटेड, डेट ऑन विच द कंट्री in which the company would be or was incorporated. So date on which the country in which the company would be or was incorporated. The date of incorporation, date on which the country, date on which and the country, the date on which and the country, ठीक है, कंपनी वुड बी और वॉज इनकॉर्पोरेटेड, तो कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ओके, मतलब ये सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब एड्रेस इन इंडिया हमको बताना है, ये हमको भी इनैक्टमेंट बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, ठीक है। डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, इनैक्टमेंट किस इनैक्टमेंट में हुई है, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसका इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस में, ठीक है, एड्रेस क्या है जहाँ पे आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, और वेदर द कंपनी हैज एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड इफ सो, ठीक है। अभी तो अपने एड्रेस इन इंडिया और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो प्रिंसिपल ऑफिस का बता दो एड्रेस। तो अपन ने क्या देखा कि इनैक्टमेंट विद अंडर विच कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, ठीक है। फिर ये अपन ने पढ़िया डेट, ठीक है, डेट बता दी और कंट्री बता दी, ठीक है। अब इसका इंडिया में ही तो है प्लेस ऑफ बिजनेस, तो इंडिया में प्रिंसिपल ऑफिस, ठीक है, और एड्रेस ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, ये है चीज़ें। तो क्या है, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में देख लेते हैं। तो पर्टिकुलर डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो पर्टिकुलर से जो डिफाइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो पर्टिकुलर डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट अंडर विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस, ठीक है, और एड्रेस ऑफ इंस्पेक्शन और प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। प्रोवाइडेड जो है, अब ये सारे पॉइंट इसको अलॉट करो क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, क्या है, 1 2 3। पहला है अपना कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, दूसरा है अपना इनैक्टमेंट, तीसरा है एड्रेस इन इंडिया, तीसरा, और चौथा है कंट्री, पांचवा है, ठीक है, विद द कंपनी एस्टैब्लिश प्रिंसिपल बेस इन इंडिया, कंपनी ने अगर एस्टैब्लिश करा है एस्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रिंसिपल ऑफिस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हम जो है बोल सकते हैं। ये पांचवा पॉइंट। अब 1 2 3 ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉट अप्लाई इन केस प्रॉस्पेक्टस इशू मोर देन 2 ईयर आफ्टर द डेट एट विच कंपनी इज इंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट से 2 साल तक, आफ्टर 2 ईयर, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट के 2 साल बाद, ठीक है, आपको भी 1 2 3 फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3, ठीक है, ये फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है डेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इनैक्टमेंट और इंस्पेक्शन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनैक्टमेंट है, ठीक है, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन है, इनैक्टमेंट है और इंस्पेक्शन है, ये सब आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं 1 2 3। और स्पेसिफाई मस्ट स्टेट द मैटर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 26। चलो ठीक है, ये तो जो हमने पढ़ा ना, ये पर्टिकुलर्स पढ़े, प्रॉस्पेक्टस के पर्टिकुलर्स, ठीक है, जो अपन ने वो पढ़े, ओके। अब देखो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और स्पेसिफाई मैटर अंडर सेक्शन 26, ठीक है, ये भी है कि स्पेसिफाई है मैटर अंडर सेक्शन 26। तो मैटर अंडर सेक्शन 26, ठीक है, ये हो गया अपना, चलो ये हो गया अपना, ओके। तो ये हमने करा है ख़त्म, इसको एक बार रिवाइज कर लो आप सब भी, राइट, ओके। तो अभी जो है अगला क्वेश्चन है, ब्लूबेरी फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, 50% ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल 20% इक्विटी आर हेल्ड बाय कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस इशू करा है, इन्वाइटिंग सब्सक्रिप्शन इन इंडिया फॉर इट्स शेयर बट डिड नॉट स्टेट द कंट्री, ठीक है। इन्वाइटिंग सब्सक्रिप्शन इन्वाइट कर रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन इन्वाइट कर रहे हैं, उसने कंट्री नहीं बताई, कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। अब बताओ कि क्या वेदर द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज वैलिड। अब सेक्शन 379 आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। 50% ऑफ पेड अप कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस पार्टली पेड अप जो भी है,
इज हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन इन इंडिया, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, सिंगली एग्रीगेट, कंप्लाई करना पड़ता है 379 से 393, ठीक है। तो कंपनी जो है, सिंपल सी बात है कि 50% ऑफ पेड अप कैपिटल, 50% से ज़्यादा की पेड अप कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, विद इक्विटी प्रेफरेंस पार्टली पेड अप इक्विटी प्रेफरेंस ऑफ फॉरेन कंपनीज हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन। अब ये जो है, ठीक है, 50% कंपनी जिसमें 50%, ठीक है, 379 यही बोलता है ना, 50% या उससे ज़्यादा पेड अप कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस, पार्टी इक्विटी पार्टली प्रेफरेंस ऑफ फॉरेन कंपनीज हेल्ड बाय, कौन हेल्ड कर रहा है? सिटीजन, बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी, सिंगल एग्रीगेट में 379 393 लग जाएगा, ठीक है। ऐसा ज़्यादा प्रोविजन, ठीक है। और ऐसा ज़्यादा प्रोविजन 387 क्या बोल रहे हैं कि prospectus issued by a foreign company must contain particulars with respect to Indian matter, ठीक है, तो करना ही पड़ेगा। particular with respect to Indian matter including the country in which country was incorporated, बहुत वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि 387 के पर्टिकुलर इसमें नहीं है, तो वैलिड नहीं है बिल्कुल भी। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, अब ये जो प्रॉस्पेक्टस है उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। बात ये है, अब सिंपल सी बात है कि सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट की रिस्पेक्ट में हमने बात कर ली है, ओके। और जो है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस जो है ये सेक्शन लग जाते हैं, ठीक है, ये तो CSR के सेक्शन सब लग जाते हैं, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का भी लग जाता है, जो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो फॉरेन कंपनी नहीं है वो फॉरेन कंपनी जैसे एक्ट कर रही है तो इस पर भी इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। अब क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन, चैंग लिमिटेड कंपनी जो है वो कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है? सिंगापुर में है इनकॉर्पोरेटेड। सपोज टू इशू प्रॉस्पेक्टस ऑफरिंग सिक्योरिटी इन इंडिया, कंपनी हैज़ कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, सीक योर ओपिनियन। तो ऑफिसर इन चार्ज है ना, तो ऑफिसर इन चार्ज है ना ऑफ द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, सीक योर ओपिनियन। तो ऑफिसर इन चार्ज जो है, ठीक है, ऑफिसर इन चार्ज फॉर द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, जो इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस देखता है, सीक योर ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो आपसे ओपिनियन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लोज विद द प्रॉस्पेक्टस। अब डॉक्यूमेंट जो इंक्लोज करना पड़ेंगे प्रॉस्पेक्टस के साथ फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखो, अब नो पर्सन क्या, ओके, इशू सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट कोई भी पर्सन नहीं कर सकता एनी प्रॉस्पेक्टस ऑफरिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इंडिया में आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वेदर द कंपनी हैज़ और हैज़ नॉट एस्टैब्लिश, ठीक है। तो कोई भी कंपनी, नो पर्सन शैल इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया, कोई भी पर्सन जो है इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो कोई पर्सन इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो कोई पर्सन जो है इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता इन इंडिया, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट तो बिल्कुल नहीं कर सकता एनी प्रॉस्पेक्टस ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन, एनी प्रॉस्पेक्टस ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कि कोई प्रॉस्पेक्टस आप इशू कर रहे हो सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज, प्रॉस्पेक्टस ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज की मेरे सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वेदर द कंपनी हैज एस्टैब्लिश, पहले इस्टेब्लिश करा हो, वेदर द कंपनी हैज एस्टैब्लिश और या हैज़ नॉट एस्टैब्लिश, और द फॉर्म और विल नॉट बी एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। अनलेस बिफोर द इशू सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉस्पेक्टस इन इंडिया, अनलेस बिफोर इशू ये इन सब करने से पहले, ठीक है। अ कॉपी देयर ऑफ सर्टिफाइड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, इशू करने से पहले कॉपी देयर ऑफ, इसकी जो कॉपी है ना वो चेयरपर्सन द्वारा सर्टिफाइड हो जाना चाहिए कंपनी से, एंड टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज हैव बीन अप्रूव्ड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग बॉडी। तो दो डायरेक्टर, ठीक है, अप्रूव बाय रिजोल्यूशन, हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार। तो पहला रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है बिफोर ICD, ठीक है, ICD के पहले, ये ICD के पहले की बात कर रहा है, ठीक है। ICD के पहले, ठीक है, क्या बोला है, कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है,
कॉपी जो है डिलीवर टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। अब वो सर्टिफाई किससे होगी? डिलीवर टू द रजिस्ट्रार। तो कॉपी अपन बोल सकते हैं कॉपी ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है, इसको ऐसा बोलो सर्टिफाइड कॉपी। अब वो सर्टिफाई किससे होगी? C+2D, ठीक है। दो डायरेक्ट है। प्रोस्पेक्टस स्टेट ऑन द फेस दैट कॉपी हैज़ बीन सो डिलीवर्ड। प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिखना पड़ेगा कॉपी हैज़ बीन डिलीवर्ड। तो पहला, ठीक है, तो इसको अप्रूव करा है रिजोल्यूशन के द्वारा C+2D। तो सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस तो होना ही चाहिए, ठीक है। और बाकायदा जो सर्टिफिकेशन के बाद जो है ये भी लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? कॉपी हैज़ बीन सो डिलीवर्ड। कॉपी जो है कॉपी हैज़ बीन सो डिलीवर्ड। कॉपी हैज़ बीन सो डिलीवर्ड कि जो कॉपी है कॉपी डिलीवर कर चुके हैं, हैज़ बीन सो डिलीवर्ड, ठीक है। फेस पे लिखना पड़ेगा कॉपी हैज़ बीन सो डिलीवर्ड। तो लिखा हुआ है कि कॉपी हैज़ बीन सो डिलीवर्ड। तो एक अपन ने पढ़ लिया सर्टिफिकेट, एक अपन ने पढ़ लिया कॉपी हैज़ बीन सो डिलीवर्ड, ठीक है, सर्टिफिकेट और कॉपी हैज़ बीन सो डिलीवर्ड। देयर इज एन इंडोर्स्ड और अटैच्ड कॉपी एनी कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस प्लस कंसेंट तो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ठीक है, सर्टिफिकेट, क्या बोला है? सर्टिफिकेट। तो सर्टिफाइड तो होना चाहिए चेयरपर्सन द्वारा, तो सर्टिफाइड होना चाहिए C+2D। और ऑन द फेस, ठीक है, कॉपी हैज़ बीन डिलीवर्ड ये भी लिखना चाहिए, ठीक है, कॉपी हैज़ बीन डिलीवर्ड ये भी लिखना चाहिए। साथ ही साथ जो है दैट देयर इज इंडोर्स और अटैच टू द कॉपी के साथ अटैच होना चाहिए कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड बाय 388 एंड सच डॉक्यूमेंट एज बीन प्रिस्क्राइब। कंसेंट ऑफ इशू। अब रूल 11 ऑफ कंपनीज, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी अनेक्स टू द प्रोस्पेक्टस। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो प्रोस्पेक्टस के साथ अनेक्स हो गए, ठीक है। तो ये भी डॉक्यूमेंट जो है प्लस डॉक्यूमेंट जो अनेक्स होंगे, ठीक है। तो देखो क्या सिंपल सी बात है कि यार इधर क्या बोल रहे हैं कि इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फॉर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, ठीक है, एनी प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर द कंपनी हैज़ और हैज़ नॉट एस्टैब्लिश, जो भी है, ठीक है। तो बिफोर इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया prospectus for subscription of securities whether the company has or has not established place of business। तो वही है कि कॉपी ऑफ चेयरपर्सन C+2D, ठीक है, एज अप्रूव बाय रिजोल्यूशन ऑफ द MD हैज बीन डिलीवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो कॉपी जो सर्टिफाई होना चाहिए चेयरपर्सन टू डायरेक्टर द्वारा हैज बीन अप्रूव बाय रिजोल्यूशन, हैविंग बीन अप्रूव बाय रिजोल्यूशन, तो क्या बोला है? Having been approved by resolution of MD, having been approved by resolution of MD has been delivered for registration। तो कॉपी thereof, ठीक है, certified by C+2D, ठीक है, prospectus state on the face that it is a copy has been so delivered, कि कॉपी जो डिलीवर्ड हो चुकी है। अटैच करना पड़ेगा कंसेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, साथ ही साथ कंसेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 388 की कंसेंट है इशू करने का, कॉपी डिलीवर कर चुके हैं, फेस पे लिखा हुआ है, ठीक है, और कॉपी ऑफ कंसेंट, ठीक है, तो कॉपी के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी जो है वो डिलीवर होना चाहिए और फेस पे ये लिखना चाहिए कॉपी हैज़ बीन डिलीवर्ड और कंसेंट होना चाहिए। तो एक तो होते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर पर्टिकुलर क्या होते हैं और डॉक्यूमेंट अनेक्स्ड विथ प्रोस्पेक्टस ये है, ठीक है। तो यही है कि क्या बोल के रखा है, नो पर्सन शेल इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता इंडिया में कोई भी प्रोस्पेक्टस सब्सक्रिप्शन के लिए, भले ही इस्टेब्लिश हुआ है कंपनी में प्लेस ऑफ बिजनेस और नॉट, अनलेस बिफोर इशू जो है आपको कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। बिफोर इशू वो फेस पे लिखना पड़ेगा और कॉपी के साथ अटैच करना पड़ेगा। देयर इज इंडोर्स्ड ऑन और अटैच टू द कॉपी, कॉपी के साथ क्या अटैच हो, कॉपी के साथ देयर इज इंडोर्स्ड ऑन और अटैच टू द कॉपी, क्या अटैच होगा कॉपी के साथ, क्या अटैच होगा कॉपी के साथ, कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 388, क्या है, क्या डॉक्यूमेंट अटैच होंगे, कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड फ्रॉम द पर्सन एज एन एक्सपर्ट। तो भाई
कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट कंसेंट। फिर कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अपॉइंटमेंट, तो ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें जाएगी, ठीक है। तो एक्सपर्ट का कंसेंट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट और कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, तो कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब कॉपी जाएगी, ठीक है ना। अगर हम देखें तो कितनी कॉपी जाएगी, ये तो 4 तो कॉपी जाएगी कंसेंट के साथ। चलो कंसेंट की भी कॉपी तो जाएगी, तो समझो कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट जाएगा प्लस 4 कॉपी जाएगी, अपन ऐसा बोल देते हैं। तो किस किस की कॉपी जाएगी अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और मैनेजर, और इनकेस कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिड्यूस इनटू राइटिंग अ मेमोरेंडम गिविंग फुल पर्टिकुलर। कॉन्ट्रैक्ट अगर रिड्यूस नहीं है राइटिंग में तो मेमोरेंडम, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मेमोरेंडम। तो देखो यही सब है। अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है कि अगर हम सिचुएशन देखें तो एक तो सर्टिफाइड कॉपी जानी चाहिए, फेस पे कॉपी हैज़ बीन डिलीवर्ड, कॉपी ऑफ कंसेंट, ठीक है, कि कंसेंट हैज़ बीन गिवन। डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट, कि भैया जो कॉपी है प्रोस्पेक्टस की कॉपी है, ठीक है, वो कंसेंट दे दिया है ऑफ इशू। सारे कॉन्ट्रैक्ट, अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ओसीबी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, और अगर प्रॉस्पेक्टस साइन बाय एजेंट है तो पावर ऑफ अटॉर्नी चली जाएगी, ठीक है। अब इशू कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन कर रहे हो, अंडर राइटिंग भी आएगा, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट भी हो सकता है। फिर अगर हम बात करें तो भाई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, और मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ क्या भाई, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट है जो अपॉइंटमेंट के, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, वो नहीं है तो मेमोरेंडम शोइंग फुल पर्टिकुलर्स, ये लिखा हुआ है, मेमोरेंडम गिविंग फुल पर्टिकुलर्स देयर ऑफ, मेमोरेंडम गिविंग फुल पर्टिकुलर, ठीक है, मेमोरेंडम गिविंग फुल पर्टिकुलर। और अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अब जो अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एमडी मैनेजर, या अपन बात कर सकते हैं लास्ट जो है मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के नहीं है, ठीक है, तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, बट एंटर हुए हैं पिछले 2 साल में, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो है एंटर हुए हैं। तो ये भी जो है आपको अटैच करना पड़ता है, एक तो भैया प्रॉस्पेक्टस के अंदर पर्टिकुलर और प्रॉस्पेक्टस के साथ डॉक्यूमेंट, तो प्रॉस्पेक्टस प्लस पर्टिकुलर्स, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस के साथ हमने पर्टिकुलर्स देख लिए और साथ ही साथ हमने डॉक्यूमेंट्स भी देख लिए, ठीक है। तो प्रॉस्पेक्टस के साथ पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर भी ऊपर दे के रखे हैं जिसका अपन ने पूरा बना के रखा है, और डॉक्यूमेंट्स भी देख लिया अपन ने। पर्टिकुलर की बात करें तो पर्टिकुलर भी 5 है और डॉक्यूमेंट भी 5 है, तो इस तरीके से ये ईजी हो जाता है, प्रॉस्पेक्टस 5 पर्टिकुलर प्लस 5 डॉक्यूमेंट, ठीक है, ठीक है। तब अपन ने देख लिया है इसको, राइट, ओके, तो ये सही है, ठीक है। अब रही बात है कुछ, अच्छा 2 ही तो क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब क्या कुछ भी नहीं बचा है भाई, चलो 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं कि अब देखो अदर पोजीशन है, इन केस फॉरेन कंपनी डू नॉट डिलीवर इट्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगर डिलीवर नहीं करे, चलो डॉक्यूमेंट्स जो है डिलीवर नहीं करे तो द रजिस्ट्रार रिक्वायर अंडर सेक्शन 380, अच्छा वो 380, तो फिर पेनल्टी क्या है, पेनल्टी तो फॉरेन कंपनी की पेनल्टी ऐसी है कि वो सही है 5 से 25, 1 से 5 ऐसी कुछ पेनल्टी है, देख लेते हैं। ओके, 1 लाख से 3 लाख और 5 लाख से, ठीक है। फॉरेन कंपनी देखो, सबसे पहले फॉरेन कंपनी पनिशेबल होगी और ऑफिसर ऑफ द फॉरेन कंपनी भी पनिशेबल होंगे। तो क्या बोल रहे हैं फॉरेन कंपनी के ऊपर कि भैया ये आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो तो पेनल्टी लगेगी, कितनी पेनल्टी लगेगी, ठीक है, तो फॉरेन कंपनी शैल बी पनिशेबल। अब भाई कॉन्ट्रावेंशन अगर आप कर रहे हो, ठीक है, 379 से 392 ना, यही है, 379 से 392 का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, 392, 379 से 393 क्या आप जो है कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फॉरेन कंपनी पनिशेबल है विद अ फाइन, तो जो है फॉरेन कंपनी
को फाइन लगेगी, मिनिमम 1 लाख विच एक्सटेंड टू 3 लाख इन केस कंटिन्यूइंग ऑफेंस प्लस एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 पर डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रीवेंशन कंटिन्यूज। ठीक है, तो प्लस 50,000 पर डे ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, और जो ऑफेंसर है ऑफ द फॉरेन कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल। तो जो है ऑफिसर ऑफ द फॉरेन कंपनी है, जो फॉरेन कंपनी के ऑफिसर है, राइट, तो जो फॉरेन कंपनी के ऑफिसर है हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल, वो पनिशेबल है 25,000 से 5 लाख। तो देखो 25,000 से 5 लाख सबसे कम और फिर उधर भी सबसे ज़्यादा, और जो है कंपनी का बीच में आता है, तो 25,000 से 5 लाख, 1 लाख से 3 लाख, 1 से 3, 25 से 5, तो ये थोड़ा सा हट गए है, और इम्प्रिजनमेंट ठीक है 6 मंथ तक का है। और यही बात है कि जो है 1 सेकेंड, देखो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो भी एड्रेस है, तो अपने को अगर देखा जाए तो प्रॉस्पेक्टस के साथ भी अपने को पर्टिकुलर अटैच करने पड़ता है। ठीक है, तो उसमें हमको बताना पड़ता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट जो सेंड टू रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 380 उधर भी बताना पड़ता है। सारे प्लेस ऑफ बिजनेस जो है एट बैलेंस शीट डेट अटैच वो भी करनी पड़ती है, तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस के रिस्पेक्ट में है कि प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस, ठीक है, एड्रेस और प्लेस ऑफ बिजनेस वो प्रॉस्पेक्टस के पर्टिकुलर में अटैच होगा, वो डॉक्यूमेंट में अटैच नहीं होता है, वो पर्टिकुलर में अटैच होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रॉस्पेक्टस पर्टिकुलर में अटैच होगा। फिर अपन ने कुछ बात करी थी कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें और है कि देखो इसमें ऐसा है कि अगर कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है, कंपनी फंड जो है बेहतर कि हम जो है वो 391 का प्रोविज़न रीड करें। 391 का प्रोविज़न क्या है फिर समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड, 390 का है, ओके जी दिया है 390, वो 390 है रादर देन 391। पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं कि ठीक है 390 में क्या बोल रहे हैं कि ऑफर ऑफ आईडीआर, ऑफर कर सकते हैं आईडीआर, रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन प्रॉस्पेक्टस दैट लेटर ऑफ ऑफर्स इशूड इन कनेक्शन विद आईडीआर। तो आप आईडीआर इशू करते हो तो फंड आते हैं आपको। ठीक है, ये होता है सीन। और रही बात है 388 की, 1 सेकेंड, इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, 1 मिनट, हाँ 388 देखते पहले तो, वेयर प्रॉस्पेक्टस बाय विच सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड एंड सब्सक्रिप्शन इंक्लूड अ स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सपर्ट का, तो नो पर्सन शैल इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट इन ईदर सच प्रॉस्पेक्टस इफ एक्सपर्ट हैज़ नॉट गिवन रिटन कंसेंट। तो एक्सपर्ट का कंसेंट जरूरी है, और अगर नहीं दिया है या बिफोर डिलीवरी विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, तो कोई पर्सन जो है इशू सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता प्रॉस्पेक्टस अगर एक्सपर्ट ने जो है कंसेंट नहीं दिया है। ठीक है, या एक्सपर्ट ने जो है डिलीवरी के लिए ही मना कर दिया कि पहले दिया था पर जैसे डिलीवरी के पहले मना कर दिया। और प्रॉस्पेक्टस डज नॉट कंटेन स्टेटमेंट दैट द एक्सपर्ट हैज़ गिवन, और प्रॉस्पेक्टस में भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं है, और प्रॉस्पेक्टस में भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं है कि एक्सपर्ट हैज़ गिवन एंड हैज़ नॉट विथड्रॉन हिज कंसेंट। देखो अगर गिवन है तो स्टेटमेंट नहीं है, अगर गिवन नहीं है, ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते प्रॉस्पेक्टस इशू। तो गिवन है तो या तो स्टेटमेंट नहीं है या तो गिवन करने के बाद विड्रॉ आफ्टर। ठीक है, तो गिवन है तो विड्रॉ करा कि नहीं करा, विड्रॉ नहीं करा या विड्रॉ कर लिया। अगर विड्रॉ नहीं करा है पर स्टेटमेंट नहीं है तो सिंपल सा गिवन है, बस स्टेटमेंट नहीं है, गिवन है तो विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तब हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रॉस्पेक्टस जी वो इशू नहीं कर सकते, तो इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं कर सकते प्रॉस्पेक्टस, इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते प्रॉस्पेक्टस। हम प्रॉस्पेक्टस को इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब एक्सपर्ट वाला सीन है। ठीक है, तो विड्रॉ है या विड्रॉ, ठीक है, विड्रॉ नहीं है तो स्टेटमेंट नहीं है इन प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, राइट। सब कुछ पॉइंट्स है सेक्शन 391 में, जैसे कि ऐसा है कि इसको भी अब हम फटाफट देख लेते हैं कि ओके 34-36 जो है एप्लीकेशन 34 to 36 बोथ इंक्लूसिव शैल अप्लाई टू द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस बाय कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, एज दे अप्लाई टू प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, 34-36 वो इंडियन कंपनी जब प्रॉस्पेक्टस इशू करती तब भी लगता है, तो उधर भी लगा, इशू करो प्रॉस्पेक्टस या इशू करो आईडीआर, दोनों केस में लगेगा। ठीक है,
तो आपने प्रॉस्पेक्टस इशू करा या आपने आइडियल इशू करा, दोनों केस में ये लगेगा 3486। अब प्रोविजंस ऑफ अगर हम देखें चैप्टर 20 वाइंडिंग अप चल अप्लाई। वाइंडिंग अप के प्रोविजन तब भी लगेंगे म्यूटेटिस नोटेंडिस अगर फॉर क्लोजर ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में जो था वो क्लोज कर दिया, ऐसी भी इट वर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो वाइंडिंग अप के प्रोविजन लगेंगे फॉर क्लोजर ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया एज इफ इट वर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन केस फॉरेन कंपनी ने मनी रेज करा उसको रीपे नहीं करा, ठीक है, तो वाइंडिंग अप के प्रोविजन लगेंगे, ठीक है। अब आती बात की ठीक है लिखा हुआ है वेयर प्रोस्पेक्टस बाय विच सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन इंक्लूड अ स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट इंक्लूड है परपटिंग टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट, स्टेटमेंट जो एक्सपर्ट से को करना था, ठीक है, कोई पर्सन इशू सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अब वो जो स्टेटमेंट है शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूड इन द प्रोस्पेक्टस इफ इट कंटेन इन एनी रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट या मेमोरेंडम में है और मेमोरेंडम अपेयरिंग ऑन द फेस देयर ऑफ और बाय रेफरेंस इनकॉर्पोरेटेड देयर इन, तो वो डीम टू बी इंक्लूड इन प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। अगर वो रिपोर्ट में है, मेमोरेंडम में है, मेमोरेंडम अपेयरिंग ऑन द फेस देयर ऑफ और बाय रेफरेंस इनकॉर्पोरेटेड देयर इन, इफ इट कंटेन इन एनी रिपोर्ट और मेमोरेंडम, ठीक है, रिपोर्ट में हो या मेमोरेंडम में, तो तब जाके जो है डीम टू इंक्लूड इन प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। अगर वो रिपोर्ट में हो या मेमोरेंडम में हो, अगर वो रिपोर्ट में मेमोरेंडम में हो तो मान लिया जाएगा कंसेंट डीम टू बी इंक्लूड इन द प्रोस्पेक्टस। रिपोर्ट में होना चाहिए, मेमोरेंडम में होना चाहिए, ठीक है, अपेयरिंग ऑन द फेस देयर ऑफ, ठीक। तो इस तरीके से